नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया या अदर कोई भी इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी में भारतीय सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जो क्वेश्चन पीछे परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और आगे परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, यानी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है वो पूरे दुनिया में पूजी जाती है। ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है वो पूरे दुनिया में पूजी जाती है। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम यानी सोम देवता है, सोम देवता को समर्पित है। और दोस्तों, 9वें मंडल के अंदर सोम से संबंधित सूक्तों का संग्रह दिया गया है, यानी इस 9वें मंडल में 114 सूक्त दिए गए हैं और ये सूक्त जो है ये सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसके अंदर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, इंडिका। इंडिका के अंदर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। और दोस्तों, बात करें इंडिका की, तो इंडिका जो पुस्तक है ये एक पुस्तक है और इसकी जो रचना है ये मेगास्थनीज ने की थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी और मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक की शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो राइट आंसर होगा इसका सी, प्राकृत। अशोक की शिलालेखों में जो भाषा है ये प्राकृत भाषा है। और दोस्तों, बात करें तो अशोक के शिलालेखों के अंदर यानी मुख्य 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। एक प्राकृत है, यूनानी है और तीसरी जो भाषा है वो आरामाइक यानी इन 3 भाषाओं का जो प्रयोग है ये किया गया है। और मुख्यतः प्रयुक्त जो भाषा ये प्राकृत भाषा है। अगर बात करें कि अशोक के शिलालेखों के अंदर भाषा में कौन सी लिपि प्रयुक्त की गई है, तो उस लिपि का ध्यान में रखना है। कौन सी लिपि है? ब्रह्मी लिपि जो है प्राकृत भाषा के अंदर प्रयुक्त की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर होगा इसका डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी के अंदर
चौथी शताब्दी के अंदर जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो राइट आंसर होगा इसका डी, 7। यानी मेगास्थनीज ने भारतीय श्रेणियों को 7 भागों में विभाजित किया था, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और 7 कौन कौन सी हैं? तो पहली है दार्शनिक, दूसरी कृषक, तीसरी है पशुपालक, चौथी है कारीगर, पांचवी है योद्धा, छठी है निरीक्षक और सातवीं है सफासद। तो इन 7 जो श्रेणियां हैं भारतीय समाज की, इनमें मेगास्थनीज ने विभाजित किया था। ये 7 श्रेणियां जो है ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, श्रीलंका। श्रीलंका जो क्षेत्र है, श्रीलंका जो क्षेत्र है ये अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो ये श्रीलंका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो राइट आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। और पाटलिपुत्र इसका वर्तमान नाम पूछे तो पटना इसका वर्तमान नाम है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। तो राइट आंसर होगा डी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र के अंदर जो चंद्रगुप्त का महल बना हुआ है ये लकड़ी का बना हुआ है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो राइट आंसर होगा इसका डी, विशाखादत्त। विशाखादत्त जो ग्रंथ है इसके अंदर है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय जो अधिकारी है इनके रूप में काम किया था। तो राइट आंसर होगा ए, मौर्यों के अधीन। सातवाहन वंश के जो शासक थे इन्होंने मौर्यों के अधीन जो है अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। और दोस्तों बात करें सातवाहन वंश की, तो सातवाहन वंश की स्थापना अगर पूछे तो सातवाहन वंश की जो स्थापना है ये 230 ईसा पूर्व में हुई थी। 230 ईसा पूर्व में हुई थी। और संस्थापक कौन थे? तो राजा सिमुक। राजा सिमुक जो है ये सातवाहन वंश के संस्थापक थे। यानी 230 ईस्वी में स्थापना की गई थी। और बात करें तो सातवाहन वंश के प्रमुख राजा कौन कौन थे? तो सिमुक, सातकर्णी फर्स्ट, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुभावी और यज्ञश्री सातकर्णी, ये सब जो है ये सातवाहन वंश के प्रमुख राजा रहे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो राइट आंसर होगा बी, कनिष्क। कनिष्क ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था और यह सबसे पहले जो है बौद्ध बन गया था। नेक्स्ट है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान जो मूर्तिकला की गांधार शैली है ये किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत ग्रीक शैली। कुषाण काल के अंदर जो मूर्तिकला की गांधार शैली है ये भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। भारत ग्रीक या ग्रीक को यूनानी शैली भी बोला जाता है। ध्यान में रखना है, ग्रीक को यूनानी शैली भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस स्थान से
अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लाया जाता था? किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लाया जाता था? तो राइट आंसर होगा इसका ए, चुनार से। अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर है चुनार से लाया जाता था। और दोस्तों बात करें अशोक ने 3 वर्षों के अंदर, अशोक ने 3 वर्षों में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा इसका बी, तमिलों एवं चेरों का। रोम के साथ तमिलों एवं चेरों का सर्वप्रथम जो है व्यापार प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क यानी कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक थे, इनके बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी अश्वघोष है। और दोस्तों अश्वघोष जो है ये बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। और दोस्तों बात करें अश्वघोष, तो अश्वघोष की प्रसिद्ध रचना थी बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम जो है ये अश्वघोष की प्रमुख रचना थी, प्रसिद्ध रचना थी। नेक्स्ट है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, पांडेय। पांडेय जो है, पांडेय जो है संगम युगीन राज्य के अंदर है 3 संगमों का आयोजन किया गया था। यानी पांडेय राजाओं के द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण भी प्रदान किया गया। और इन 3 संगमों को मुच्चगम कहा जाता था। इन 3 संगमों को मुच्चगम कहा जाता था। और वे 3 संगम कौन कौन से हैं? प्रमुख संगम है, मध्य संगम है और अंतिम संगम। ये तीनों संगम के नाम हैं। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? राइट आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो राइट आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। और दोस्तों कालिदास के बारे में, तो कवि जो कालिदास है ये भारत के सबसे महान एवं प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। भारत के सबसे महान एवं प्रसिद्ध कवियों में इन्हें माना जाता था। और कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं ये अपनी रचनाओं को संस्कृत भाषा के अंदर किया करते थे। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे मेघदूत हो गई, कुमार संभव है, रघुवंश है, ये इनकी जो है प्रसिद्ध रचना थी। नेक्स्ट है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय, और ये बिहार के अंदर है। और नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग के अंदर प्रसिद्ध हुआ था। और दोस्तों बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने, राजा थे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त प्रथम ने अपने शासन के दौरान यानी 415 से लेकर 454 के मध्य जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, भानुगुप्त। एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है,
यानी 510 ईस्वी के अंदर एरण अभिलेख है, इसकी खोज भानुगुप्त के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो राइट आंसर होगा सी, गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश, ये हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। यानी हूण जो राजवंश था, हूणों ने जो आक्रमण किया था 458 ईस्वी के अंदर भारत पर आक्रमण किया था, 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और इस समय जो है गुप्त वंश के शासक थे स्कंदगुप्त। 458 ईस्वी में जब हूणों ने आक्रमण किया था उस समय शासक थे स्कंदगुप्त, और हूणों के आक्रमण से शक्तगुप्त यानी गुप्त वंश है ये अत्यधिक विचलित हुआ था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर होगा बी, एरण अभिलेख से सती प्रथा का जो है उल्लेख मिलता है। यानी एरण अभिलेख है ये 510 ईस्वी में, यानी मध्य प्रदेश के सागर के निकट बेतवा नदी का एक अभिलेख है, एरण अभिलेख है, और ये 510 ईस्वी में मिला था और भानुगुप्त के द्वारा ये लाया गया था। और इस एरण अभिलेख के अंदर सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, हितोपदेश के लेखक है, हितोपदेश के लेखक है, तो राइट आंसर होगा इसका सी, नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित है, तो राइट आंसर है सी होगा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र जो शास्त्र है इसकी रचना किसने की थी? तो राइट आंसर होगा सी, भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। यानी कब की थी तो इसका कन्फर्म तो जो है समय नहीं है, लेकिन इसका काल माना जाता है कि 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य, 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य जो है भरतमुनि के द्वारा जो है नाट्य शास्त्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा डी, कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया के अंदर स्थित है। और दोस्तों बात करें अंकोर वाट की, ये दुनिया का सबसे धार्मिक स्मारक भी है, दुनिया का सबसे धार्मिक स्मारक भी है। और अंकोर वाट का मंदिर जो है ये एक हिंदू मंदिर है। और अंकोर वाट के मंदिर के अगर निर्माण की बात करें तो सूर्यवर्मन नाम के राजा थे, सूर्यवर्मन द्वितीय नाम के राजा ने 1152 या 53 के दौरान 1112 से 53 के मध्य, 1112 से 53 के जो मध्य है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 से 1153 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया था। और अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में मिकांग नदी का नाम है मिकांग, तो मिकांग नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों अंकोर वाट का जो मंदिर है ये संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। और 1992 ईस्वी में अंकोर वाट के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये इतनी जानकारी आपको अंकोर वाट के मंदिर के बारे में मिलती है, तो ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो राइट आंसर होगा ए, शिकार। यानी पूरा पाषाण काल के दौरान जो आदि मानव है ये शिकार पर निर्भर रहते थे, और शिकार के द्वारा उनका जो भोजन था ये मांस और कंदमूल हुआ करता था। आदि मानवों का जो भोजन है पूरा पाषाण काल के अंदर है मांस या कंदमूल खाकर जो है अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, बौद्ध धर्म दर्शन।
बौद्ध धर्म दर्शन की पढ़ाई के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। यानी बौद्ध धर्म दर्शन की पढ़ाई है ये नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर करवाई जाती थी। नेक्स्ट है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो राइट आंसर होगा इसका बी क्रो मैग्नन मनुष्य। क्रो मैग्नन जो मनुष्य है ये आदि मानव हाल के पूर्वज माने जाते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक देवनागरी लिपि लिलप नहीं है दोस्तों, ये लिपि है। आधुनिक देवनागरी जो लिपि है इसका प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी जो लिपि है देवनागरी इसका प्राचीनतम रूप है तो राइट आंसर होगा बी ब्रह्मी। यानी देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्रह्मी लिपि है। नेक्स्ट है संगम निम्न में से किस से संबंधित है। संगम निम्न में से किस से संबंधित है तो राइट आंसर होगा सी विद्वानों से। संगम जो है विद्वानों से संबंधित है। नेक्स्ट है पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की। पुहर कावेरी पट्टनम जो है इसकी स्थापना किसने की थी तो राइट आंसर होगा इसका ए करिकाल ने। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना करिकाल के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट है गुप्त शासक के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी भी था और गणितज्ञ भी था तो राइट आंसर होगा बी वराह मिहिर। वराह मिहिर ये गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति था जो खगोलवेद भी था और विद्वान भी था। यानी वराह मिहिर एक हिंदू विद्वान गणितज्ञ एवं खगोलविद थे और वराह मिहिर ये मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र के अंदर रहते थे। नेक्स्ट है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य है। प्राचीनतम तमिल देवता है मुरुगन और ये वैदिक देवता के जो है किस वैदिक देवता के सदृश्य है तो राइट आंसर होगा बी कार्तिकेय। जो तमिल देवता मुरुगन है ये कार्तिकेय जो वैदिक देवता है इसके सदृश्य है। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न किस एक पतन से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार है ये निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था तो राइट आंसर होगा इसका डी ताम्रलिप्ति। ताम्रलिपि जो है गुप्त काल के अंदर जो है उत्तर भारतीय व्यापार है ताम्रलिपि के पतन से संचालित होता था। नेक्स्ट है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों के द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था तो राइट आंसर होगा ए रूपक। चांदी के सिक्कों को रूपक नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है निम्न में किस में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई। किस काल में जो है स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई थी तो राइट आंसर होगा ए गुप्त काल के अंदर जो है स्त्रियों की बराबरी है ये पुरुषों से की गई थी। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी तो राइट आंसर होगा सी गुप्त काल की। यानी गुप्त काल के अंदर नगर है ये क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए थे तो गुप्त काल की जो है ये नगरों का क्रमिक पतन है ये महत्वपूर्ण विशेषता रही थी तो ये गुप्त काल की रही थी ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था तो राइट आंसर होगा ए गुप्त वंश। गुप्त वंश ने जो शासक थे गुप्त वंश के इन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक दान है ये ग्राम जो है गांव जो है दान में दिए थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की
सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां हैं इनका जो वर्णन है ये किस अभिलेख के अंदर मिलता है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, प्रयाग अभिलेख। प्रयाग जो अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख के अंदर समुद्रगुप्त की जो सैनिक शक्तियां हैं इसका वर्णन है ये विस्तृत रूप से मिलता है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये भारतीय सामान्य ज्ञान की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।